राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि एनसीईआरटी ने कक्षा 8 की सोशल साइंस की नई किताब जारी की, जिसने इतिहास को लेकर एक नई बहस को छेड़ दिया है। एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडियन एंड बियॉन्ड नामक किताब में बाबर को बर्बर और हिंसक विजेता, अकबर को क्रूरता और सहिष्णुता का मिश्रण और औरंगजेब को मंदिर और गुरुद्वारा तोड़ने वाला शासक बताया है। एनसीईआरटी का कहना है कि इतिहास के अंधकारमय पक्ष को समझाना जरूरी है ताकि आज की पीढ़ी तथ्यों को छिपाए बिना अतीत को समझ सके। किताब में 13वीं से 17वीं सदी तक के भारतीय इतिहास को लूट, युद्ध और धार्मिक असहिष्णुता के नजरिए से पेश किया गया। वहीं अकबर की 1568 में चित्तौड़ विजय का जिक्र करते हुए 30,000 नागरिकों के जनसंहार और महिलाओं बच्चों को गुलाम बनाए जाने की बात कही गई। वहीं दूसरी ओर अकबर के जजिया कर हटाने, राजपूतों को गले लगाने और सुलह कुल की नीति को भी शामिल किया गया है। किताब में मुगलों के सांस्कृतिक योगदान के साथ साथ क्रूर निर्णय, धार्मिक भेदभाव और सत्ता संघर्षों को विस्तार से बताया गया है। हालांकि अब ये विषय सियासी बयानों की भाषा भी बन चुका है। कांग्रेस पाठ्यक्रम में हुए बदलावों को धर्म की राजनीति और सांप्रदायिकता की पाठशाला बता रही है। वहीं भाजपा मुगल आक्रांताओं की हकीकत, जबकि एनसीईआरटी का कहना है कि अतीत की घटनाओं के लिए किसी को दोष देना सही नहीं, लेकिन उन्हें जानना भी जरूरी है। एनसीईआरटी ने सिलेबस में किया बदलाव। कक्षा 8 की किताब में मुगलों की नई व्याख्या, बाबर बर्बर, हिंसक और जनसंहार करने वाला, अकबर क्रूरता और सहिष्णुता का मिश्रण, औरंगजेब मंदिर और गुरुद्वारा तोड़ने वाला, लूट और विध्वंस का रूप था सल्तनत काल। एनसीईआरटी अतीत को छिपाना नहीं, समझाना जरूरी। 2025-26 सत्र से लागू होगी नई किताब। जहां एक और एनसीईआरटी इस किताब को शोध और दस्तावेजों पर आधारित जरूरी बदलाव बता रही है, वहीं कुछ शिक्षाविद और इतिहासकार इसे एक पक्षीय सोच, वहीं कुछ सच को स्वीकार करने की दिशा में सकारात्मक कदम बता रहे हैं। कांग्रेस एनसीईआरटी की इस नई किताब को विवाद पैदा करने वाला एजेंडा बता रही है और सवाल पूछ रही है कि क्या सरकार अब इतिहास को नए राजनीतिक चश्मे से देखना चाहती है। अब जो परिवर्तन हुए वो नौजवान पीढ़ी के हित में है। देश के बच्चों को भी पता होना चाहिए कि देश में किस तरह से धर्म के आधार पर सनातन को नुकसान पहुंचाया गया और सनातन धर्म के खिलाफ किस तरह के कृत्य किए गए। ये इतिहास में परिवर्तन नई पीढ़ी के लिए अत्यंत आवश्यक है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से आप लोग सब जानते हैं अच्छी तरह, वो देश की किस ओर ले जा रहे हैं ये भी जानते हैं। ये एक सांप्रदायिक विषय है और सांप्रदायिकता के आधार पर चुनाव जीतने की जंग है। किताबें और कहानियों से भारतीय जनता पार्टी स्कूलों में नहीं पढ़ाना चाहती, अपने हिसाब से जो सांप्रदायिकता वो पढ़ाना चाहती। बहरहाल एनसीईआरटी की किताब ने न सिर्फ शिक्षा क्षेत्र में नई बहस को जन्म दिया है, बल्कि इतिहास को लेकर सोचने के तय नजरिए को भी चुनौती दे दी है। वहीं दूसरी ओर राजनीतिक गलियारों में इस मुद्दे की गूंज और पक्ष विपक्ष के दावों और सवालों को लेकर एनसीईआरटी का स्पष्ट रुख है कि ये कदम सिर्फ अतीत को जस का तस प्रस्तुत करने के लिए उठाया गया है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या ये बदलाव इतिहास को मूल रूप में जानने का ईमानदार प्रयास साबित होगा या फिर एक ट्रेंडिंग विवाद बनकर गुम हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, INT 24। नमस्कार, IND एजेंडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगीराज योगेश। एजेंडे में आज चर्चा करेंगे अकबर, बाबर और बवाल। दरअसल एनसीईआरटी ने 8वीं क्लास के एक चैप्टर में, हिस्ट्री के सोशल साइंस के एक चैप्टर में थोड़ा सा संशोधन किया। संशोधन थोड़ा, लेकिन बवाल बड़ा हो गया। और संशोधन ये था कि अभी तक हमारे बच्चों को पढ़ाया गया, ख़ास तौर पर मुग़ल सल्तनत काल को लेकर, कि ये बड़ा ग्रेट लोग थे। अकबर द ग्रेट ये पढ़ाया गया, बाबर, औरंगजेब ये बड़े महान शासक थे। लेकिन एनसीईआरटी ने थोड़ा सा बदलाव करते हुए बाबर, अकबर, औरंगजेब, वो जो भी मुग़ल काल के जो शासक रहे, उनके उस काले पक्ष को भी उजागर किया जो अभी तक छिपाया गया था। और ये पक्ष जैसे ही सामने आया तो निश्चित तौर पर विपक्ष, ख़ास तौर पर
वामपंथियों ने बवाल मचाना शुरू कर दिया, आरोप लगाना शुरू कर दिया कि सरकार इनकी ये चाहे जैसे इतिहास को मोड़े। लेकिन एनसीईआरटी का ये कहना है कि इतिहास के संपूर्ण पक्ष से नई पीढ़ी को अवगत कराना बहुत ज़रूरी है। अभी तक एक पक्षीय इतिहास पढ़ाया गया, लेकिन वो जो वास्तविक जो जड़ें हैं उन तक पहुंचना बहुत आवश्यक है और कुछ संशोधन इसी के मद्देनज़र किए गए। तो आज इसी पर चर्चा होगी। चर्चा शुरू करने से पहले आइए डाल लेते हैं आज के एजेंडा पॉइंट्स पर एक नज़र। क्या एनसीईआरटी की किताब बदलेगी इतिहास की समझ? मुगल सल्तनत के इतिहास की नई व्याख्या कितनी सही? क्या सिलेबस में बदलाव से आएगा वैचारिक परिवर्तन? सिलेबस के इस बदलाव पर क्यों आमने सामने हुई कांग्रेस और बीजेपी? तो ये थे एजेंडा पॉइंट्स। और डिबेट ओपन करूं उसके पहले तमाम मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। मेरे साथ स्टूडियो में हैं कांग्रेस के प्रवक्ता अमित आवरे जी। अमित जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ी हैं मीडिया पैनलिस्ट बीजेपी की वंदना त्रिपाठी जी। वंदना जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी भी हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। वंदना जी, सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाह रहा हूँ कि ये संशोधनों की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या जो अभी तक इतिहास पढ़ाया जा रहा था वो अधूरा था और इसमें क्या नया किया आपने? नमस्कार योगीराज जी। नमस्कार अमित जी। देखिए, जिस प्रकार से हमने सदैव आज तक जाना और देखा और पढ़ा कि अकबर इज ग्रेट, तो वो अगर हम अकबर इज नॉट ग्रेट वाला उनका साइड अगर दिखाने की बच्चों को कोशिश कर रहे हैं, और जो मुगलों का डार्कर साइड था या काला इतिहास था अगर हम उसे उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं, एनसीईआरटी अगर इस बात को उजागर करने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को या किसी को इसमें आपत्ति नहीं होना चाहिए। ये सबको पता है कि मुगल आक्रांताओं ने किस प्रकार से हमारे देश के मंदिरों को, गुरुद्वारों को ध्वस्त किया, किस प्रकार से उन्होंने हमारी बहन बेटियों को खराब करने का कार्य किया, किस प्रकार से धर्मांतरण कराने का कार्य किया, किस प्रकार से हमारे देश में उन्होंने गलत तरीके से राज किया। संधि के नाम पर हमारे हर राज्य में जाकर वहां की बेटियों, वहां के राजाओं की बेटियों से शादी कर लेना ताकि उनकी सत्ता बनी रहे, ये पॉलीगैमी को बढ़ावा देना, ये सब कुछ हमारे देश में अगर कहीं से आया है तो मुगलों से आया है। और अगर हम अपने बच्चों को सत्य दिखा रहे हैं तो देखिए, सत्य दिखाना कभी गलत नहीं होता। ये बात बच्चों को जानना जरूरी है कि अकबर कौन था, अकबर ने ऐसा क्या क्या किया। अगर उनकी अच्छी बातें बताई गई है तो ये बताना भी जरूरी है कि मुगलों ने किस प्रकार से हमारे देश में विध्वंस मचाया। और अगर हम उस बात को उजागर कर रहे हैं तो वामपंथियों को क्यों कष्ट हो रहा है, कांग्रेस पार्टी के लोगों को क्यों कष्ट हो रहा है? और वामपंथियों को कष्ट हो रहा है तो हो रहा है, कांग्रेस पार्टी को क्यों कष्ट हो रहा है? कांग्रेस पार्टी को कष्ट होने का सिर्फ एक ही कारण समझ में आता है, तुष्टीकरण। एक पर्टिकुलर धर्म को, समुदाय को साधने के लिए ये बार बार ये तुष्टीकरण वाली राजनीति शुरू कर देते। वरना अगर एक चैप्टर में बदलाव हुआ है और उसमें ये बताया गया है कि अकबर ने एक दिन में चित्तौड़गढ़ में 30,000 लोगों को मारा था, तो ये अगर हमने ये सत्य उजागर किया है तो इसमें क्या गलत आपको लग रहा है, बताइए। अगर हमने ये बताया, जजिया के बारे में बताया बच्चों को, तो आप क्यों नहीं चाहते कि हमारे बच्चे सत्य जाने? आपको अकबर इज ग्रेट बताना है, हम बताएंगे कि अकबर इज नॉट ग्रेट, बार्बर इज बर्बर, हम ये बताएंगे। आप ये बताइए, आपको अकबर के बारे में जब बात होती है तब कष्ट होता है? हमारी पुराना जो इतिहास है जो आप लोगों ने रचा था, उसमें सिर्फ मुगलों को अच्छा क्यों बताया गया है? आप लोगों ने महाराणा प्रताप का महिमा मंडन क्यों नहीं किया? छत्रपति शिवाजी महाराज का महिमा मंडन क्यों नहीं किया? आप लोगों ने हमारे जितने भी हिंदू वॉरियर किंग्स हैं उनका महिमा मंडन क्यों नहीं किया? आप लोगों के जमाने में ये जो किताबें लिखी गई थी, अगर हम उन्हें सही करने का कार्य कर रहे हैं और गलत बातों को उजागर कर रहे हैं, तो इसमें आपको चाहे कष्ट हो या कोई भी तकलीफ हो, हम अपने बच्चों को सत्य से अवगत कराएंगे। हम उन्हें बताएंगे कि किस प्रकार से हमारे सनातन धर्म को मुगलों ने बर्बाद किया है, और बार बार बताएंगे नक्रांताओं के बारे में। अमित जी से जान लेते हैं। अमित जी, एक तो आप क्या कहेंगे, दूसरा ये बात सही है कि महाराणा प्रताप, शिवाजी जैसे वीर प्रतापी राजा यहाँ हुए, और भी बहुत सारी
डायनेस्टी हुई, उनके बारे में नहीं बताया गया। और ये जो परिवर्तन हुआ इसके बारे में आपका ओपनिंग रिमार्क। वंदना जी यदि ये बात बोलें तो मेरे समझ में आता है, क्योंकि वो हमारी विपरीत विचारधारा के हैं। आप बहुत सीनियर पत्रकार हैं, हम जिस चैनल में बैठे हैं, जहाँ पे आप और मैं बैठा हूँ, इस जगह का नाम है महाराणा प्रताप नगर। किसके समय में ये नाम हुआ? इससे आधा किलोमीटर दूर आप आगे चले जाइए तो शिवाजी नगर है। यदि आज हम जानते हैं कि ये नगर हैं, चौराहों पर मूर्तियाँ लगी हुई हैं, ये किसने सम्मान दिया है? 60 साल में ही तो लगी ना ये मूर्तियाँ। तो इतना भी झूठ ना बोलो कि चैनल देखने वाले दर्शकों को ही हंसी आने लगे या शर्म आने लगे, क्योंकि काफ़ी प्रतिष्ठित चैनल है हमारा IND24। दूसरी बात, झूठ क्या बोला है IND24 ने? नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। चैनल पर बैठकर यदि कोई व्यक्ति ये बोल रहा है तो नहीं, कौन बोल रहा है? नहीं, क्या झूठ बोल रहा है? नहीं, ये झूठ बात है ना कि सम्मान नहीं दिया। तो ये मूर्तियां किसने लगाई? ये जब महाराणा प्रताप नगर जहां पे चैनल का ऑफिस है, ये किसने नाम रखा? ये कांग्रेस के समय हुआ ना, यही तो सम्मान है। ऐसा तो पूरे दिल्ली में आप घूमो तो कहीं अकबर रोड और बाबर रोड, हुमायूं, ये सब भी हुआ है। मैं जो बात कर रहा हूं कि इनको महाराणा प्रताप जी को, शिवाजी को सम्मान नहीं दिया, तो मैं तो उस बात का जवाब मैंने आपको दे दिया कि हम लोगों ने किस तरह से सम्मान दिया है। तो ये बात तो झूठी निकली। भाई सम्मान दिया ना। दूसरी बात यह है कि मैं इस विषय में नहीं जाना चाहता। मैं एक बहुत सकारात्मक युवा हूं। यह अलग बात है कि किसी पार्टी का कार्यकर्ता मैं हो सकता हूं, लेकिन मैं इस बात को पूछना चाहता हूं कि चलिए पंच से लेकर प्रधानमंत्री आपका है, आपने कर दिया बदलाव आपको जो करना है, लेकिन देश की जो बदहाल हमारी शिक्षा समस्या है उसका समाधान कब करोगे? हम देख रहे हैं कि शिक्षकों की कितनी कमी है पूरे देश में। आज आप देखिए सरकारी स्कूलों की किस तरीके से मतलब दुर्दशा है, और इतना भ्रष्टाचार हो रहा है। ये परसों की एक रिपोर्ट है योगीराज जी कि 24 लीटर स्कूल में, सरकारी स्कूल में पेंट पोतने के लिए 450 लेबरों का भुगतान कर दिया गया। ये सारी चीजें कब करोगे? दूसरी बात यह है कि आपने सब चीजें बता दी, चलिए बहुत अच्छी बात है। इतिहास की यदि बात बताना चाहते हो तो इतिहास की बात वो भी आपको बताना चाहिए कि किस तरीके से वर्ण व्यवस्था के आधार पर हमारे जैसे दलितों के साथ कितना बुरा हुआ है। ये कब बताओगे? ये भी तो सच्चाई है ना। आपको कई सालों, हजारों वर्ष पुराना याद है आपको ये याद नहीं है कि आपके राज में आज भी दलित छात्रों को, देखिए मैंने बीच में नहीं बोला, मैं इस तरीके से बहस नहीं कर पाऊंगा, वंदना जी एक मिनट, उनका जी ठीक है वंदना जी एक मिनट, मैं आपको रिप्लाई का टाइम दूंगा। मैं बिल्कुल इस तरीके से बहस नहीं कर पाऊंगा। वंदना जी आपको बीच में रोक टोकेगा। हाँ ठीक है, आप अपनी बात जल्दी से पूरी करिए। बात सुनी तो आपको मेरी बात सुनना पड़ेगी जी। 30 सेकंड में बात पूरी कर लें अपनी। जितना आपने उनको समय दिया मुझे भी समय दें। आपको तो ज्यादा ही हो गया उनसे। जी। तो मेरा कहना योगीराज जी यही है आपसे कि इन्होंने कर दिया, ये तो करते जा रहे हैं भाई, कर दिया। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो वर्ण व्यवस्था के आधार पर हमारे जैसे निचले, हमारे पूर्वजों के साथ जो दुर्दशा हुई, जिनके ऊपर अत्याचार हुआ, जिनको कुएं में नहीं जाने दिया जाता था, जिनको शिक्षा अच्छी नहीं लेने दी जाती थी, तो वो इतिहास आप लोग कब बताओगे? वो इतिहास भी बताओ। अच्छा एक बार, आज भी मध्य प्रदेश में ये हालात हैं जी, बिल्कुल ठीक बात है। देख रहे हैं दलित दूल्हे को घोड़े पे चढ़ने नहीं दिया जा रहा, स्कूल में जो है मेरा अमित जी, मेरा आपसे एक दो छोटे छोटे, तो आप ये भी कब बताओगे? ये भी मैं चाहता हूं ये इतिहास और वर्तमान भी छात्रों को बताया जाए। एक दो सवाल आपसे छोटे छोटे हैं। बिल्कुल, आपको वर्ण व्यवस्था के बारे में इतिहास बताने में 70 साल मिले, आप बता देते, एक बात। दूसरी, आपने जिक्र किया भोपाल में शिवाजी नगर है, महाराणा प्रताप नगर है, ये कौन सी किताब में पढ़ाया गया बताइए आप? लेकिन ये तो पढ़ाया गया ना कि अकबर बहुत महान था और जिन्होंने जुल्म और ज्यादतियां करी, 30-30 हजार लोगों का नरसंहार किया, उनका आपने एक पक्ष तो दिखाया। ये जो बात हो रही है, ये ऐसा नहीं किया गया कि वो पक्ष नहीं बता रहे। ये जो संशोधन हुआ है, ये अमेंडमेंट किया है कि ये पक्ष भी आप जानिए, और इनका डार्कर साइड है कि उन्होंने क्या किया, कितने जुल्म ढहाए, कितने हिंदू मंदिरों को नष्ट किया, कितने सिख गुरुद्वारों को नष्ट किया। और केवल मुगल सल्तनत की बात नहीं हो रही, यहाँ वो भी बात हो रही जैसे दक्षिण के साम्राज्य का जिक्र नहीं किया गया, कलिंग साम्राज्य का कोई जिक्र नहीं किया गया, इवन नॉर्थ ईस्ट की जो बातें होती हैं उनका जिक्र नहीं किया गया। तो यदि ये चीज़ आ रही है, नए बच्चों को बताया जा रहा है, तो इसको आपत्ति क्या? मैं आपको जवाब देने का मौका दूंगा, लेकिन गौरव चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं। गौरव जी, एक ओपनिंग रिमार्क आपका भी, जो संशोधन हुए हैं
इसको लेकर आपकी राय क्या? योगीराज जी, मैं बिल्कुल इस पक्ष में हूं कि जो इतिहास की वस्तु स्थिति है वो सामने रखी जाना चाहिए, लेकिन एक उम्र के आधार पर या एक उम्र के बाद जब एक छात्रों में या बच्चों में एक मैच्योरिटी लेवल डेवलप हो जाए, आप तब रखिए। आज 8th क्लास में आप अगर नेगेटिव पाठ्यक्रम भी शामिल कर रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव पाठ्यक्रम है और पॉजिटिव पाठ्यक्रम के साथ साथ आप अगर नेगेटिव शामिल कर रहे हैं, तो जो बच्चे का डेवलपमेंट होगा, जो ग्रोथ होगी, वो ग्रोथ ईमानदारी पूर्वक नहीं मानी जा सकती। और इसलिए नहीं मानी जा सकती है कि जिस तरीके से उनके दिमाग में कोई चीज व्यवस्थ कर दी जाएगी, वो बच्चे उस तरफ चले जाएंगे। आप इतिहास को सामने लाइए, और बहुत सारे तरीके हैं। कॉलेज लेवल पर आप ला सकते हैं, स्कूल लेवल के बाद ला सकते हैं। जरूरी नहीं, हमारे पास भारतीय धर्म में, भारतीय शिक्षा प्रणाली में, भारत देश में कई ऐसी चीजें हैं जो पॉजिटिव भी अगर बच्चों को पढ़ाई जाए तो वो ग्रोथ कर सकते हैं, वो आगे बढ़ सकते हैं, वो सकारात्मक दिशा में सोचकर आगे जा सकते हैं। मैं बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं कि पाठ्यक्रम में ये चीज ना हो, लेकिन एक उम्र के बाद हो तो स्वीकार। नहीं, उम्र तो पहले तो 7th क्लास में होता था, अब तो 8th में हो रहा है। नहीं, योगीराज जी, आप देखिए उस समय नेगेटिव पाठ्यक्रम में कोई भी चीज नकारात्मक तौर पर नहीं पढ़ाई जाती थी, बहुत थोड़े से अंदाज में लाते थे जिससे बच्चों को एक सामान्य समझ हो। लेकिन जिस तरीके से पूरे देश में एक भावना, जिस तरीके से पूरे देश का वातावरण बना हुआ है, जिस तरीके से भावनात्मक तौर पर अच्छे पढ़े लिखे लोगों का दिमाग परिवर्तित हो गया है, ऐसी परिस्थिति में अगर हम देखें तो वो बच्चे जो अपने लेवल पर बहुत कुछ नहीं सोच सकते हैं, अगर उनके दिमाग में इस तरीके की बातें भरी जाएंगी तो वो गलत होगा। मैं इतिहास को सामने लाने के पक्ष में हूं, लेकिन एक उम्र के बाद। ठीक है, वंदना जी, अमित जी का जवाब और जो थोड़ा सा एक सजेशन कह लें गौरव जी का, उस पर भी आपकी प्रतिक्रिया। अमित जी ने तो पूरी डिबेट को विषयांतर किया है और ये गलत बात है। जिस विषय पर डिबेट हो उस पर बात किया करिए। वर्ण व्यवस्था पर डिबेट होगी तो हम बिल्कुल बात करेंगे। और रही बात, अगर आप दलित और ये सब बातें करते हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर का सबसे ज्यादा अपमान आप लोगों ने किया है। ये बात आपको मालूम होना चाहिए। जिस पार्टी के आप नेता है, आप क्यों नहीं विरोध करते कांग्रेस पार्टी वालों का कि बाबा साहब का इतना अपमान क्यों हुआ? दूसरी चीज, जिस प्रकार से गौरव जी कह रहे थे, बिल्कुल बच्चों के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है कि उन्हें पॉजिटिव बातें बताई जाए, पर बच्चों को सत्य जानना बहुत जरूरी है। एक अभिभावक होने के नाते मैं हमेशा चाहूंगी कि मेरी बेटी ये जाने कि अकबर की ग्रेटनेस के साथ साथ उसका डार्कर साइड क्या था। अकबर ने किस प्रकार से हमारे देश में विध्वंस मचाया, ये भी उसे पता होना चाहिए। उसे ये पता होना चाहिए कि अगर औरंगजेब ने सैन्य व्यवस्था लागू की तो किस प्रकार से खून की नदियां बहाई। हम जो ये बात और हमने जो ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पे चेंजेस किए हैं, उसका आपको सोर्स भी बता दूं योगीराज जी। उसका सोर्स है अकबर का विजय पत्र, जिसमें उन्होंने बड़ी एक उर्दू भाषा में लिखा है, जिनको मैं साधारण शब्दों में कहूंगी कि हमने अपनी तलवार की नोक पर आज 30,000 लोगों का सर कलम किया और अपनी तलवार को खून पिलाया और एक विजय गाथा। तो देखिए, इतिहास आप भी जानते हैं, इतिहास वो लोग लिखते थे जो विजय प्राप्त करते थे, जो विजयी होते थे। पर जो लोग हार जाते थे, क्या उनके बारे में लिखना जाना जरूरी नहीं है? जो अपनी तलवार की नोक पर जीतते थे उनके बारे में बताया जाएगा, तो क्या संभाजी महाराज के बारे में नहीं बताया जाएगा, जिन्होंने देश के लिए अपनी आंखें तक निचवा ली? और ये अमित जी जो आज बड़ा शिवाजी महाराज और इनके जो कह रहे थे कि इन्हें चौराहे बनाए, होशंग ने जिस प्रकार से भोजपुर मंदिर को लूटा, उसके नाम से होशंगाबाद के और पता नहीं कितने, एक हबीबगंज स्टेशन, हबीबगंज ने ऐसे कौन सा महान किया, हबीब ने ऐसे कौन सा महान काम किया कि जिसके नाम से हमारे राजधानी के रेलवे स्टेशन का नाम पड़ गया। मतलब अकबर रोड, हुमायूं रोड, अरे गजब है। इतना ज्यादा मुगलों का महिमा मंडन हुआ है कांग्रेस पार्टी के जमाने में, और हमने बच्चों के रूप में पढ़ा अकबर इज ग्रेट, बाबर इज ग्रेट। हमें जानना जरूरी है कि अकबर डिक्टेटर था, बाबर डिक्टेटर था, और मुगलों ने किस प्रकार से हमारे देश के हिंदू धर्म को तबाह किया है। एक हिंदू होने के नाते मैं ये मानती हूँ कि जानना जरूरी है बच्चों को कि किस प्रकार से तलवार की नोक पर धर्मांतरण कराया गया। बिल्कुल सही किया गया है अगर इस तरह का चेंज लाया गया है। ठीक है अमित जी, भरपूर टाइम आपके पास।
देखिए, पहली बात तो यह है कि मुझे क्या कहना है डिबेट में, ये कोई दूसरा व्यक्ति तय नहीं कर सकता। ठीक है। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि जो हमारे दलितों के साथ अत्याचार हुआ है वो पुराने शिक्षा व्यवस्था में भी होता था, उसकी भी जानकारी देना चाहिए। इसमें गलत बात क्या है? और आपको 500-1000 साल पुराना इतिहास जो है वो आप याद दिला रहे हो। जो अभी तक हो रहा है मध्य प्रदेश में उसके बारे में आप बात करना नहीं चाह रहे हो, तो ये तो गलत बात है। दूसरी बात, मुझे एक बात बताइए, ये आपने कर दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस बात का जवाब दे दो आप कि प्रदेश में 13,198 स्कूलों में सिर्फ एक एक टीचर है, जबकि 1275 स्कूलों में कोई टीचर ही नहीं है। 70,000 से ज्यादा पद जो हैं वो टीचर्स के रिक्त हैं। आधे से ज्यादा स्कूलों में महिला छात्राओं के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है। 25% स्कूलों में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। तो आज के छात्रों को, गौरव जी भी बैठे हैं, आप भी बैठे हो, इन सब मूलभूत सुविधाओं की ज्यादा आवश्यकता है या ये सब इन सब सारी चीजों की आवश्यकता है? चलो आपने कर दिया। आज मेरी बहन वंदना जी बता दें कि जो जो पॉइंट मैंने उठाए मध्य प्रदेश के स्कूलों की दुर्दशा के, कितने दिन कितने महीने के अंदर ये सारी व्यवस्थाएं जो है वो बहुत बढ़िया स्थिति में पहुंच जाएंगी। ये मूलभूत सुविधाएं नहीं है। बात करते हैं ये लोग, ये हमारे स्टूडेंटों के लिए ये जानना जरूरी है, वो जानना जरूरी है। ये मध्य प्रदेश के भोपाल में बैठकर ये बातें बहुत बड़ी बड़ी हो सकती हैं। आप जाइए झाबुआ के आदिवासी बच्चों के लिए, वहां पे जो सरकारी स्कूल है वहां पे आखिर क्यों बच्चों की उपस्थिति कम होती जा रही है? आज क्यों हमारी शिक्षा व्यवस्था में इतना भारी अंतर आ गया है कि प्राइवेट स्कूल जो है वो सबसे बेहतर हो गए, इतनी महंगी शिक्षा व्यवस्था हो गई है, और सरकारी स्कूलों में जो है आज जो एडमिशन कम हो रहे हैं। तो ये बात जो है, इस बात का जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इधर उधर की बात मत कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा? जो कुछ करना था आपने कर दिया, ठीक है, लेकिन मूलभूत सुविधाएं छात्रों को, शिक्षकों को आप कब दोगे? कब इस दुर्दशा से बाहर निकालोगे? चलिए एक जवाब ले लेता हूं मैं। वंदना जी, थोड़ा सा इस बारे में भी प्रकाश डाल दें। देखिए, फिर से मैं वही बात दोहराऊंगी कि वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, हम सब हिंदू हैं, और हिंदू धर्म को ये जानना जरूरी है कि मुगल आक्रांताओं ने हमारे साथ क्या किया। हर धर्म, हमारे धर्म के हर बच्चे को, चाहे वो वैश्य का बच्चा हो, क्षत्रिय का बच्चा हो, चाहे वो शूद्र का बच्चा हो, और चाहे वो किसी का भी बच्चा हो, हिंदू धर्म के हर उस बच्चे को ये बात जानना जरूरी है कि मुगल महान नहीं थे। पहली चीज। दूसरी चीज, स्कूल के विषयों में बिल्कुल मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगी, उसके लिए हम उस विषय पर डिबेट में बैठेंगे, तब बात करेंगे, क्योंकि 25 मिनट पे हर चीज कवर करना संभव नहीं है, और अभी हम स्कूल पे वैसे भी डिबेट में नहीं बैठे। तीसरी चीज, आप सत्य को अगर उजागर किया जा रहा है तो आपको क्या कष्ट है, ये बताइए ना। सत्य सामने हमेशा आना चाहिए। सच बढ़े या घटे, सच ही रहे, झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। हम बचपन से झूठ पढ़ते आ रहे हैं और पढ़ते ही चले जा रहे हैं। तो अगर उसे सही किया जा रहा है तो क्या गलत है? बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि अपन जब चर्चा करते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा संशोधन हो गया है, और जो अपन कहते थे कि साहब वो अकबर ग्रेट नहीं है, तो अब ये कहा जाएगा कि अकबर द ग्रेट, अब अकबर ग्रेट नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। कुछ उसके जो डार्कर साइड था उसको प्रकाश में लाया गया। तो ऐसा कोई बड़ा भारी आसमान या तूफान नहीं आ गया, लेकिन चूंकि बात छोटी है लेकिन बात राजनीति के लिहाज से बड़ी है। एक अंतिम, मैं गौरव जी आपके पास आना चाह रहा हूँ। एक तो क्या, देखिए, बात इसलिए हो रही है सारी बातें कि हमको इतिहास में जो बालमन की आपने जो बात की ना, बचपन से जो चीज़ बता दी गई, और इसलिए आप ये सोचिए आप कि हमारे बच्चों को, जब यंग पीढ़ी, जब बच्चों से जवान होते हैं, सबको पता है कि बाबर का लड़का हुमायूं का अकबर के बाद शाहजहां और फलाने सब, मतलब 4-5 पीढ़ी तो मुगल सल्तनत की लोग कोई भी गिना देंगे, क्योंकि उनके दिमाग में ये भरा गया। अपने परिवार की 5 पीढ़ी नहीं बता सकते। हमारे रामायण काल, महाभारत काल, भगवान राम के दादाजी के परम दादाजी कौन थे नहीं बता सकते। तो ये जो बताया गया बालमन में, इसी को थोड़ा चेंज किया गया। तो एक संक्षिप्त सी प्रतिक्रिया आपकी। आपकी बात से सहमत हूँ कि रामायण और महाभारत के पूर्वजों के नाम भी सामने लाए जाएं, तो इसे इतिहास में लाकर बताया जा सकता है। ठीक बात है। आखिर क्यों सिर्फ मुगल पर ही बात की जाए, या सिर्फ क्यों अंग्रेजों पर बिल्कुल बात की जाए? बिल्कुल ठीक है गौरव जी, चूंकि हाँ जी गौरव जी, असल में क्या आदेश मिला, चूंकि वक्त तो बहुत कम है और मुझे यही इस वार्ता को विराम देना पड़ेगा। फिर कभी इस पर डिबेट करेंगे और आपका पूरा पक्ष जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप तीनों ने इस चर्चा में भाग लिया और बहुत शालीनता के साथ बात की। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।
तो IND एजेंडा में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।